नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना मामले में रिहाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। पीटीआई की ओर से इसे संविधान की जीत बताया गया। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उनकी जगह अनवर उल हक केयरटेकर प्रधानमंत्री बने थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जुड़े सेनेटर अनवर उल हक इस साल के अंत में नए चुनाव तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की थी। ऐसे में संविधान के अनुसार अगला आम चुनाव 90 दिनों के अंदर होगा। तो बड़ी राहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को मिलती हुई नजर आ रही है। हाई कोर्ट ने इमरान खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के रिहाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और 90 दिनों के अंदर वहां पर चुनाव होने हैं। वहीं केन्या के रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट सचिव अदन बेयर ड्यूएले ने द्विपक्षीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने अपनी ओर से जुलाई 2023 में केन्या के आईएमओ के महासचिव पद के लिए भी अपना समर्थन बढ़ाया था। On our part, we had also extended our support for Kenya's Secretary Generalship of IMO in July 2023. Excellency, India has prioritized engagement with African nations. Our Prime Minister has written to all G20 member countries to include African Union in G20 membership in the upcoming Leaders Summit under India's presidency. Specifically, in the field of defense, initiatives like the India-Africa Defense Dialogue, India-Africa Army Chiefs Conclave, and India-Africa Field Training Exercises, FNDEX, show our resolve to deepen ties with Africa. वहीं FICCI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर बताया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 1985 से 86 के बाद उत्तर प्रदेश ने विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बेहद अलग हो गई। यहाँ के युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधकार से बाहर निकलकर एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। सामने यहाँ के उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में जैसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने 1985 तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश 1985-86 के बाद से एक बीमारू राज्य बन गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर अब विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
आपको बता दें ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने FICCI की बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि 1985 और 86 के बाद से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब ये विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। वहीं चीन द्वारा पूरे अरुणाचल प्रदेश और आक्साई चीन पर क्षेत्रीय दावा करते हुए एक नया आधिकारिक मैप जारी करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, अभी वो ब्रिक्स में गए हैं, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को गले लगाया, उसके बाद चीन का मैप आता है, तो ये PM से पूछना चाहिए कि इसे देखने के बाद हमारा तो दिल टूट गया। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच है, हमारी जमीन चीन ने ले ली है, आप में हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। देखिए, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद इस चाइना का मैप आता है। तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? हमको हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं, करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। हम वहीं इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर कहा कि जहां तक नीतीश कुमार की कोशिश की बात है तो उनकी खुद की हालत इतनी खराब है कि उनके अपने ही राज्य में पैर जमाने की कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के लिए वो क्या कर सकते हैं? यदि आप क्रम को देखें तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, TMC है, उसके बाद DMK आती है। उन्होंने अपना पूरा राज्य जीता है और उनके पास 20-25 सांसद हैं, वे अपना राज्य जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, ना दल है, ना छवि है। उन्होंने किस आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? नीतीश जी के प्रयास का सवाल है। तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद DMK है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 MP हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। RJD को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? वहीं बिहार के मंत्री और JDU नेता विजय कुमार चौधरी ने जातिगत जनगणना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो किया वो न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि आश्चर्यजनक है। ये बिहार के गरीबों को मिलने वाले लाभ के खिलाफ भी है। जातीय गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही है,
लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अगली खबर भोपाल से है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, ये हमारी कामना है। अरे यार, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर सद्बुद्धि कांग्रेसियों को मिले ये हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि हर एक व्यक्ति राम की शरण में आए, हनुमान जी की शरण में आए, सनातन धर्म का पालन करे, हिंदू धर्म का पालन करे, ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है, बाकी समय तो हिंदुओं का विरोध करती है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बेंगलोर और कर्नाटक के चुनाव में तो कांग्रेस ने हिंदुओं का विरोध किया था, यही हनुमान जी महाराज का विरोध किया था। आज कांग्रेस हनुमान भक्त बन रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एरोगेंस, ये घमंड कि ये मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया, ये मंदिर इसने बनवाया, ये कांग्रेसी ने बनवाया, इसी को घमंड कहते हैं। भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किसी गलतफहमी में कोई व्यक्ति ना रहे। कांग्रेसी इस चुनाव में हम कैसे हिंदू प्रदर्शित हो जाएं, हम अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू हो या ना हो, हम हिंदू धर्म का पालन करते हो या ना करते हो, पर हम जनता के बीच हिंदू हो जाएं, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की आरती उतारना नहीं आती तो उल्टी आरती उतार देती। वहीं शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा में जब लाडली बहनों को 450 में सिलेंडर देने से एजेंसी संचालक ने मना कर दिया तो लाडली बहनों ने रोड पर ही खाली सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय में बहनों से संवाद किया था कि श्रावण के मौके पर बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का वादा किया था, लेकिन जब महिलाएं गैस एजेंसी पर पहुंची तो उन्हें गैस सिलेंडर 1185 रुपये में दिया जा रहा था, जिस पर महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सभी बहनों के साथ झूठा वादा किया है और आने वाले चुनाव में उन्हें झूठे वादे करने का परिणाम भी मिलेगा। सर, कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में, हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे। बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं कि ऐसे तो वादे बहुत हो चुके हैं। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पर करैरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुंगावली रोड किनारे पुलिया के पास बने टपरा के पीछे अवैध रूप से शराब बेच रहा है। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस ने पहुंचकर दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। कल शाम को खुद द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुंगावली का रोहित लोधी अपने टपरिया में रोड के किनारे अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी की टपरिया से
10 पेटी ब्रांड देसी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। आरोपी के विरुद्ध 34 की कार्रवाई की गई है। आरोपी से शराब कहाँ से खरीदी है, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को जिले भर में धार्मिक आयोजनों की धूम रही। इसी कड़ी में जहां जगह जगह कांवड़ यात्राएं निकाली गईं, वहीं शिवालयों में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सीहोर जिले के भैरुंदा में नीलकंठ से भैरुंदा तक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान भी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी। इससे पहले मां नर्मदा तट नीलकंठ पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना और आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा नीलकंठ से शुरू हुई। सावन के आखिरी सोमवार के दिन हम सभी कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर तय किया कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में विलीन होकर क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास की प्रार्थना के लिए हम सब मिलकर कांवड़ यात्रा निकालेंगे। आज सभी कार्यकर्ता बंधुओं को अपनी विधानसभा के सभी। कटनी जिले के एनकेजे पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार में प्रतिबंधित गांजा की तस्करी करने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए की कीमत का 23 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजा तस्करी के उपयोग में लाई गई कार भी बरामद की है। साथ ही 1320 रुपए नकद और फोन भी जब्त किया है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन उमेश जोगा सर और पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन सर के द्वारा पूर्व में टीम गठित की गई थी नारकोटिक्स पर कार्रवाई के लिए। इसी संबंध में कई कार्रवाइयाँ भी की गई थी। कल दिनांक 27/8/2023 को पुलिस चेकिंग कर रही थी वाहन चेकिंग के दौरान एक कार संदिग्ध प्रतीत हुई जो भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल एवं हमराही गवाहों के द्वारा रोककर उनसे कार को चेक किया गया। पूछताछ करने पर वहीं पटवारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष पन्ना विमल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2800 ग्रेड पे वेतननामा और वेतन भत्तों और प्रमोशन सहित दूसरी मांगों को लेकर क्रमिक आंदोलनों के तहत पहले समस्त पटवारी शासकीय ग्रुपों से लेफ्ट हुए, उसके बाद सामूहिक अवकाश लेकर काम बंद किया है और 26 अगस्त को भोपाल में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। और इस क्रम में अब 28 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहने की बात कही गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद। हमारी आज से 2800 ग्रेड पे के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है। हम लोगों की प्रमुख मांग जो है वेतनमान है, जो 2800 ग्रेड पे, और साथ ही हम पदोन्नत की मांग कर रहे हैं, वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं, और जो हम लोगों का प्रमोशन नहीं होता है उसके लिए मांग कर रहे हैं। और हमारा ये क्रमिक आंदोलन है। पहले हम लोगों ने जो है शासकीय ग्रुपों से लेफ्ट किया था, उसके बाद 3 दिन का हमारा सामूहिक अवकाश था। उसके बाद हम लोगों ने भोपाल में तिरंगा रैली निकाली 26 को, और हमारा 28 से अब जो है अनिश्चितकालीन ये कार्यक्रम जो है चल रहा है। हम लोगों ने तहसीलों में बस्ते जमा करवा दी हैं। अब ये मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं हमारी, तब तक हमारा जो है काम ये हड़ताल जो है चलती रहेगी। वहीं बठिंडा के आरटीआई एक्टिव संजीव गोयल ने खुलासा किया कि बठिंडा के केंद्रीय जेल में 8 जुलाई 2023 तक बठिंडा बंदियों की कैदी की गिनती हुई और जेल में बंद गैंगस्टरों की भी गिनती हुई। जेल में चेकिंग के दौरान 335 मोबाइल फोन और 22 सिम बरामद हुई। मेरा नाम संजीव गोयल है जी, तो मैं एक सेंट्रल जेल बठिंडा ਨੂੰ आरटी पा के ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੈਮਰਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 335 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, FIR ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ FIR ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਏਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ होगा ਉੱਥੇ। वहीं आगरा के सैया सर्किल में थाना कागारोल क्षेत्र में पशु व्यापारी से तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने अवैध असलहे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने नकदी भी बरामद की है। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। थाना कागारोल पुलिस टीम गश्त और चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। इसी दौरान मुखबिर से खास सूचना मिली कि बीते 2 दिन पहले तमंचे के बल पर पशु व्यापारी से लूट करने की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरे मलपुरा बॉर्डर के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए गए स्थान पर दबिश देने पहुंची और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से लूट की रकम समेत 315 बोर के 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। 26 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भैंस के व्यापारी हैं कागारोल में रहने वाले, उनके साथ ये घटना हुई है और उनको फ़ोन करके इसमें बुलाया था। इसमें सूरज के नाम के व्यक्ति और फिर लूट की घटना के 3000 रुपये लूटे थे। इस क्रम में आज मलपुरा बॉर्डर से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रफ़ीक मलिक पुत्र इस्माइल मलिक निवासी बरवाली गली मलपुरा रोड शाहगंज, सूरज पुत्र जगवीर सिंह है निवासी नगला कारे थाना मलपुरा और नीरज पुत्र घनश्याम सिंह निवासी नगला कारे थाना मलपुरा। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 अवैध तमंचा 315 बोर 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और जो 25 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी दिव्यांग है, वो उनकी बॉडी पड़ी हुई है खेत के किनारे। इस क्रम में टीमों का गठन किया गया। SOG सर्विलांस थाना स्तरीय टीम और ACP के नेतृत्व में सारे कार्य हुआ। इसमें इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। बिनई पेट के पास से इसको आज गिरफ्तार किया। सूरज पुत्र देवेंद्र उर्फ देवेश निवासी झंडाबाग आवलखेड़ा थाना बरहन का। इसमें जो मृतक है उससे इसने पैसे देने के बहाने इसको बुलाया था। उसने कर्ज लिया था, लगभग 50,000 रुपये का कर्ज लिया था और सूद वूद मिला के वो 80,000 रुपये हो गया। वहीं एतमादपुर में लेन देन को लेकर गढ़ी हज्जू में पूर्व बैंक कर्मी की हत्या की गई है। हत्या आरोपी ने पहले उसका गला दबाया, उसके बाद पीठ में गोली मार दी। बरहन पुलिस ने आंवला खेड़ा से हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है। आरोपी की निशानदेही पर तमंचा और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। DCP पश्चिम सोनम कुमार ने बताया कि गढ़ी हज्जू से शनिवार को गांव आवलखेड़ा निवासी कोमल सिंह का शव बरामद किया गया था। उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र विष्णु ने बताया कि शुक्रवार देर शाम करीब 8:30 पर व्यक्ति के फोन पर घर से चला गया था। इस संबंध में थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। थाना अध्यक्ष बरहन कुलदीप सिंह SOG और सर्विलांस की देखरेख में टीम को लगाया गया था। टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी सूरज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।